ओके, क्लास क्लास में बहुत सारी बातें हो गई थी। आइडेंटिटीज हमने थोड़ी सी और सॉल्व की थी। हमने इक्वेशन को सही सॉल्व करने का तरीका भी सीख लिया था, और फिर उसमें नेगेटिव रेंज, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, और टू थीटा में क्या करते हैं, ये सारी बातें जो है वो मैं आपसे कर चुका हूँ। ये जो क्वेश्चंस कुछ मैंने छोड़े हैं ये एक्चुअली होमवर्क के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। सही है, इनको करके देख लीजिएगा, पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि कौन से रिपीट हुएगा। सही है, आई थिंक दिस आइडेंटिटी इज आल्सो रिपीटेड। इनमें से कुछ मुश्किल भी हैं, बट आई एम डिलेइंग दैट बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, और इसमें अभी जो है वो कुछ बातें बाकी हैं। सही है, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस बाकी है। फिर आई ऑल्सो वांट टू गो बैक एंड सॉल्व कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको याद हो कि हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब कर रहे थे तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो है वो कहा था स्किप कर दें। वी विल कम बैक टू दोस्त, हम आज कुछ वो क्वेश्चंस करके भी देख लेंगे। सही है, पहले ये कुछ सवाल हैं जिनका फॉर्मेट थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। सही है, अब मैं काफ़ी सारा डिविएट करूंगा फ्रॉम आर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी प्रूव नहीं करनी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ओ लेवल मैथ में भी आया करता है। सही है, ओ लेवल मैथ में अगर आपने P1 आपको याद हो तो P1 में कहीं कहीं इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बारे में होते थे। अगर आपको याद हो तो वो इस तरह की आइडेंटिटीज आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी। सही है, ये उस तरह के सवाल, फॉर्मेट उस तरह का है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। सही है, पहले मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल 41 में पहले 41 कर रहा हूँ, फिर 40 पे आऊँगा। सही है, पहले एग्जाम्पल 41 मेरे साथ देख लें। तो कहता है गिवन दैट थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल measured in radians and sin theta equals to k. Find in terms of k an expression for cos theta. सही है, मैंने आपसे दो बातें मैंने आपसे पहले cos थीटा पूछा हुआ है, फिर मैंने आपसे tan थीटा भी पूछा हुआ है। सही है, अब वैसे तो ये कोई नंबर होता, अगर sin थीटा इक्वल्स टू 0.5 लिखा होता, मैं तो थीटा निकालता और कैलकुलेटर से जो है वो आपको दूसरा निकाल देता, दूसरी cos थीटा की वैल्यू निकाल देता। लेकिन फिर भी वो कहीं कहीं कह सकता है एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। सही है, तो कैलकुलेटर जो है वो कहीं ना कहीं राउंडिंग ऑफ कर देगा, वो एग्जैक्ट शायद ना आ सके आपके पास। तो हमने ये सोचना है कि आप जो है हम किस तरह साइन थीटा से कॉस थीटा पे जाएं। तो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाना शुरू की थी तो मेरा पहला वो क्या था लेक्चर का पॉइंट के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपस में कनेक्ट करती हैं। ये tan x जो होता है वो इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होता है, और दूसरी क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें पता चलता है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में आपने कनेक्ट करना है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब मेरे पास साइन थीटा इक्वल्स टू के है और मुझे जाना है कॉस थीटा पे, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि ये तो हमेशा ट्रू रहेगा। सही है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू के है, तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, के स्क्वायर हो जाएगी। Does everybody agree with this? सही है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर, तो मैंने साइन थीटा की जगह के लगा दिया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर। सही है, अब क्या करूं, कॉस थीटा निकालना है ना, तो रूट लगा दूं, लेकिन अली रूट लगाऊंगा तो दो पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए ना। अब मैं कौन सी पॉसिबिलिटी तुम्हें बताऊं, प्लस वाली या माइनस वाली। अब इलाही एक इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल नहीं की। क्या इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं की, कि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। व्हाट डज दैट मीन, ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। हाउ इज दैट इंफॉर्मेशन यूजफुल। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में जब ये पॉजिटिव होगा, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो
सही है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 से 180, यानी मैं कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है। सही है, तो यानी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मुझे सिर्फ कौन सा वाला रखना चाहिए, -1 माइनस के स्क्वायर को रखना चाहिए। मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव में से चूज करना है कौन सा वाला, तो मैं नेगेटिव वाला चूज करूंगा। क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सो ये इसमें ट्रिक है। अगर आपने ये प्लस माइनस की साइन गलत लगाई तो जीरो मिलेगा यहाँ पे। सही है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक मार्क का सवाल है। अब इसको अगर YouTube पे देखोगे ना, तो देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट एज वेल। मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसको सॉल्व इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें प्लस माइनस वाली बात क्लियर नहीं हो पाती। क्या मैं के को लिख सकता हूँ k/1? k/1 लिखने में तो कोई मसला नहीं है। आपने ओ लेवल मैथ में क्या सीखा है कि साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट की वैल्यू k है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है। सही, आप जो मिसिंग साइड है वो निकाल सकते हैं, एडजेसेंट मिसिंग है वो निकालेंगे तो इसी तरह बन जाएगा बस। लेकिन उसमें पता नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या नेगेटिव की बात कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे जब मैं रूट लगाता हूँ तो मुझे सामने दो पॉसिबिलिटीज खुद ही आ जाती। सही, अब बताओ tan थीटा। tan थीटा क्या आइडेंटिटी tan थीटा के लिए यूज होगी, साइन थीटा हुए, साइन थीटा क्या है के, कॉस थीटा भी आपने निकाला। सही है, आ गया आंसर। अब मेरे हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में tan को क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। है नेगेटिव, खुद ही आ रहा है नेगेटिव, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सही, क्वेश्चन का सेंस समझ आया। अब यहाँ पे कहीं कहीं जो है वो नंबर्स भी आएंगे। सही है, आगे होमवर्क के सवालों में देखोगे तो एक आध जगह कहीं नंबर भी लिखा हुआ, तो आपने नंबर को भी यूज करना है। ओके, अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई सबको। अभी पार्ट 3 में थोड़ी देर बाद कराऊंगा। अगर ये समझ आए तो इससे पहले वाली एग्जाम्पल के 1 और 2 करें। क्या, alright। इसके पार्ट ए और बी करने हैं आपने, 1 A B। फिर मैं आपको तीसरा 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 वाला पार्ट समझाऊंगा।
रिफ्लेक्स होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्या आ रहा है आंसर? अब पहले तो पास वही काम करोगे ना कि वो आइडेंटिटी लगा के वहाँ यहाँ तक तो तुम पास गए होगे कि साइन थीटा आना चाहिए या तो प्लस माइनस आना चाहिए रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर। अब ये डिसाइड करना है कि प्लस में होना है या माइनस में होना है। सही है। अब इलाहिया में बता रहे हैं कि सर 180 से 360 या तो ये वाला क्वाड्रेंट हो सकता है या ये वाला क्वाड्रेंट हो सकता है। दोनों केसेस में साइन तो नेगेटिव ही आना है। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 माइनस के स्क्वायर। ऐसा ही है। cos थीटा इक्वल्स टू के है ना, तुमने फिर से आइडेंटिटी लिखी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सही है। तो cos थीटा की वैल्यू के है तो cos स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? के स्क्वायर हो जाएगी। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर। तुम रूट लगा लोगे तो फिर से प्लस। सही है। अभी ये अच्छा एक कॉमन जो अलजेब्रा का एरर आप लोग करते हैं वो आप लोग ये करते थे कि सर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा और रूट ऑफ के स्क्वायर के हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो बीच में प्लस माइनस लगाओ तो इंडिविजुअल रूट्स नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई लगाओ तो फिर इंडिविजुअल रूट्स ले सकते हैं। उसकी एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दें कि रूट ऑफ 25 प्लस बल्कि रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 अगर मैं आपसे कहूँ, सही है, तो ऐड हो गया रूट ऑफ 8 बन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप कह दें 2 + 2 हो जाएगा सर। सही है। आंसर 4 नहीं आ सकता, आंसर रूट ऑफ 8 आना है। ओके। तो जब प्लस माइनस बीच में लगाओ तो इंडिविजुअल रूट्स नहीं ले सकते। अच्छा यहाँ तक मैं पहुँच गया। साइन थीटा की तो वैल्यू आ गई। सही। अब मुझे बताओ कि टैन थीटा के लिए क्या किया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा आया है माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर और कॉस थीटा जो है वो के आया है। अब ये डिसाइड करना है कि भाई प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्वाड्रेंट में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो कैसे डिसाइड करूं? है ना? या तो तुम क्वाड्रेंट 3 में भी हो सकते हो या 4 में से भी कोई एक पॉइंट आउट नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि तो एक इन्फॉर्मेशन है जो तुमने अभी तक यूज नहीं की। कौन सी इन्फॉर्मेशन? के इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी के की वैल्यू क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव नंबर आया करते हैं। यानी उसने कहा कि cos थीटा इक्वल्स टू अ पॉजिटिव नंबर। cos थीटा इक्वल्स टू अ पॉजिटिव नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? टी में या सी में? cos थीटा सी में होगा ना। सही है। cos थीटा इक्वल्स टू अ पॉजिटिव नंबर तो किस क्वाड्रेंट में होगा? इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो एग्जैक्टली अब मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेंट 4। अब मेरे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन जब मैंने साथ मिलाई। अब पिछले क्वेश्चन में सिंपल बात क्या थी कि ऑब्ट्यूज एक ही क्वाड्रेंट का मतलब था, यहाँ पे रिफ्लेक्स 2 क्वाड्रेंट्स हैं। तो इसलिए उसने फर्दर इंफॉर्मेशन दी ताकि वो आपको एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सके कि भाई आपने किस क्वाड्रेंट में रहना है। सही है। तो अब मुझे पता चल गया मैं क्वाड्रेंट 4 में हूँ। क्वाड्रेंट 4 में एन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये सही आंसर है, नेगेटिव ही आना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव नहीं की जरूरत नहीं। सही है। क्लियर? तो देखिए छोटे छोटे ट्विस्ट है एक तो सही है, नहीं दिया तो 0। ये इनमें बाइनरी मार्किंग होगी, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़े। ओके। मुझे बताओ कि अगले सवाल में अब क्या है? ये दूसरा सवाल है। अब बाद में ये देख लेना तुम वीडियो में से जाके, बिकॉज उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीजें थी। अब मैं इसका पार्ट 2 आपको समझा रहा हूँ। इसके पार्ट 2 अक्सर ऐसे ही है। सही है। या तो कोई और ट्विस्टेड चीज पूछी हुई है या कोई और आइडेंटिटी पूछी हुई है। एक्सप्लेन वाई sin 2 थीटा इज नेगेटिव फॉर k इज बिटवीन
0 and 1 सही है। अब मैंने कहा एक्सप्लेन, जब भी मैं एक्सप्लेन करने को कहूँ तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सप्लेन का मतलब मुझे प्रॉपर रिटन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई नंबर्स चाहिए जो एक्सप्लेन कर रहे हो। सही है। वाई साइन 2 थीटा इज अ नेगेटिव नंबर। सही। अब एक बात क्या डिसाइड हो गई थी कि जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेरा नाम उमर है ना। सही है। तो थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यानी थीटा कहां से कहां तक होगा? 270 से 360 के बीच में होगा। लास्ट क्लास में भी हमने 2 थीटा वाले सवाल देखे थे। अगर थीटा 270 और 360 के बीच में है तो फौज अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 270 कितना बनता है? 540 और 720। और याद है लास्ट क्लास में भी मैं तुम्हें कह रहा था कि ये साइकिल तो आपस में चलते जाते हैं ना। सही है। ये साइकिल आपस में ही घूमते जाते हैं। ये 0 टू 360 पहुंचे हो तुम। अगर तुमने इससे भी आगे जाना है तो तुम 360 से स्टार्ट करोगे। ये 540 आता है। 360 प्लस 180 इज 540। ये 720 आता है। यानी 540 से 720 कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं? क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, बेसिकली क्वाड्रेंट 7 एंड क्वाड्रेंट 8। डू यू एग्री विद दैट? कि अगर थीटा जो है वो 270 और 360 के बीच में है तो 2 थीटा ने किसके बीच में है? 540 और 360 के 70 के बीच में है। सही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये एस सी में सी। तो मैंने लिखा 2 थीटा इज आइदर इन क्वाड्रेंट 7 और क्वाड्रेंट 8। अभी यार दिल वो कहानी हमने पहले सुनी थी, यहाँ से इसमें थोड़ा सा रिपीट करने के बाद में क्वेश्चन को सुकून से पहले ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला गाया हुआ है वो देखना पड़ेगा और फिर पहला वाला देखना, क्योंकि पहले इससे पहले एक सवाल करा दिया ना मैंने। तो क्वाड्रेंट 8 साइन इज नेगेटिव in both quadrant 7 and quadrant 8, therefore sine 2 theta is negative between 540 and 720। एक्सप्लेन कहा था तो मैंने देखें एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज मैंने आपको अलग अलग करके सही से बताई हुई है। सही है। मैंने सिर्फ एक वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ दी। आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे ना, मार्किंग स्कीम में एम्फोसिस है कि 1 मार्क तो यहाँ पे मिलेगा ये प्रिडिक्ट करने के लिए, और 1 मार्क ये एक्सप्लेनेशन का है। ओके। तो ये सेकंड पार्ट्स में है चैलेंज। बोलो। थीटा 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो मैं फर्दर अभी हमने पॉइंट आउट किया था ना इलाही कि ये भी तो इंपॉर्टेंट बात थी। इससे मैं और फिल्टर कर दिया था कि आप क्वाड्रेंट 4 का मतलब 270 से 360, क्योंकि कॉस भी तो पॉजिटिव है। अगर तुम 180 से 360 रखोगे तो कॉस तो या तो पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी होगा। सही है। तो फर्दर फिल्टर हो गया 270 से 360। ओके। ये सब नहीं करोगे ना तो ये फिर पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन ही बन पाएगी कोई, क्योंकि वो बन हिसाब से फिर बनेगा 60 से 720। 60 से 720 तो सारे साइकिल हो गया, ये एस टी सारे आ गए, है ना। फिर वो डिटर्मिन ही नहीं हो पाता। तो ये सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट जो आप नजर आ रहे हैं ना, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट है। सही है। होमवर्क में देखेंगे तो इसके 2 और सवाल हैं, वो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे।
देयरफॉर लिखा है। मुझे ये बताओ अब, सोचो पहले थोड़ा सा। अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये करना है। मैं 1 मिनट यार ये फाइनल कर लूँ। ये तो पता होने चाहिए। देखो ओ लेवल में जो पढ़ा है ना सारा अज्यूम्ड होता है, क्या तुम्हें पता है? आगे अभी मैं तुम्हें एक सवाल कराऊंगा डिफरेंशिएशन में, उसमें कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी भी है। तो ओ लेवल में मैं जितना तुमने पढ़ा है सब कुछ आ सकता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। अक्यूट होता है लेस देन 90, ऑब्ट्यूज होता है 90 से 180, और 180 से 270, 180 से 360 जो होता है वो सारा रिफ्लेक्स होता है। सही है। उसमें फिर आगे जाओगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, वो भी तुम्हें पता होने चाहिए, वो भी किसी सवाल के अंदर है। उसमें अभी सर्कुलर मेजर पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। और कुछ और मतलब जितनी भी ओ लेवल्स की चीज़ें हैं ना सारी अज्यूम्ड होती हैं, आपको पहले से पता है। सही है। ये बताया किसी ने आंसर पार्ट 3 का? अब देखें मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे इसमें तुम्हें वैल्यू बतानी है ना। फाइंड इन टर्म्स ऑफ के। हाँ सही है, गुड। थीटा प्लस 180 हो जाएगा। तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? अभी तुम्हारा थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे है कहीं, है ना? ये तुम्हारा थीटा है। ओके। 180 प्लस करोगे तो कहाँ आ जाओगे? डायरेक्टली इसके सामने आ जाओगे, ऐसा ही है। ये 180 प्लस कर दिया मैंने, ऐसा ही है। 180 प्लस होके इधर ही नजर आएगा। यानी उमर अल्फा सेम रहा, यानी इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, सिर्फ इसकी साइन चेंज होनी होगी तो हो जाएगी। ए एस टी सी में अब चौथे क्वाड्रेंट में आ गया तो सी नेगेटिव हो जा सी पॉजिटिव हो जाता है, एस और टी जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पहले के थी तो अब माइनस के हो जाएगी बस। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट घुमा दिया है, बाकी सारे एंगल्स सेम रहे मेरे पास। 180 से क्वाड्रेंट चेंज हो गया। सही है। जिस तरह हम लास्ट क्लास में आपको साइकिल्स घुमा के दिखा रहे थे, वो पूरा साइकिल घूम रहा है, सिर्फ 360 ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि 180 ऐड किया है तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया। सही है। अगर यहाँ पे इलाई लिखा होता थीटा प्लस 2 पाई फॉर एग्जाम्पल, एक नया क्वेश्चन बना दूं मैं, तो थीटा प्लस 2 पाई का मतलब घूम के सेम क्वाड्रेंट में आ जाओगे, यानी वैल्यू पहले भी के थी अब भी के ही रह जाएगी। सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 180 घुमाया, यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज हो गया। सही है।
तो सिर्फ इसका आंसर ये 1 मार्क के लिए, मतलब आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। सही है, मेक सेंस। अब मैं आपको एक होमवर्क का सवाल सिर्फ दिखा देता हूं, काम उसमें भी वही करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। सही है, वो क्या डिफरेंस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो ना आगे, 1 मिनट मैं आ जाऊंगा अभी वापस, रुक जाओ, मैं पहले होमवर्क का वो सवाल दिखा दूँ। ये देखो क्या डिफरेंस है इसमें। मैंने x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/5 लिख दिया। अगर आप साइन x साइन को उधर ले जाएं तो बन जाएगा साइन x इक्वल्स टू 2/5। जैसे तुम्हें पहले k लिखा हुआ था, मैंने k की वैल्यू तुम्हें बता दी। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, कैलकुलेट से सारा काम नहीं कर सकता, आपने वैल्यू का मुझे प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, तो उसी सॉल्व करना जिस तरह अभी सॉल्व किया था, एंड आंसर आ जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। मैंने आपको प्रोसेस सिखा दिया कि प्रोसेस में करना क्या। ओके, क्लियर हुई यहां तक बातें? आगे ले। अब हमने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस में हमने इनवर्सेस, रेंज, डोमेन सब पढ़ा था। सही है, थोड़ी थोड़ी बातें रिकॉल हो जाएंगी। इन डेप्थ रिवीजन के लिए आप पूरी फंक्शंस की वीडियोस देखें, दैट शुड एक्सप्लेन टू यू कि क्या हो रहा है। सही है, ओके जी। ये कहता है द फंक्शन f of x equals to a plus b sin x is defined for x is between 0 and 2 pi, given that f of 0 equals to 4 and f of pi over 6 equals to 5। याद है फंक्शंस में क्या होता था, हम ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू रखते थे, इक्वल्स टू के बाद y की वैल्यूज रखते थे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये सवाल बड़ा सिंपल सा है, पहले x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए, कैलकुलेटर रेडियंस में होना चाहिए। उसने कहा है x इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। सही है, तो मैंने कहा पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। सही है, साइन 0 को मैंने कैलकुलेटर पे लगाया तो आ गया 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। सही है, फिर एक आ गया, अब दूसरे वाले को यूज करते हैं, a प्लस बी साइन पाई ओवर 6। तो क्या करोगे, कैलकुलेटर पे लिखोगे साइन पाई ओवर 6 विच इज हाफ, आई थिंक। सही है, हाफ। a plus b over 2 equals to 5, 4 plus b over 2 equals to 5। सॉरी, b over 2 equals to 5 minus 4 और b equals to 2। सही है, तो सिंपल था, a और b की दोनों की वैल्यूज आ गई। सही है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बातें हो गई भाई। फाइंड द रेंज ऑफ f। हमने फंक्शंस में सीखा था कि रेंज कैसे निकलती है, जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक रेंज हमें नहीं पता चलती। सही है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ है, तो हर दिन हमने सीखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स जो हैं वो कैलकुलेटर पे बनाते हैं, 4 + 2 sin x का ग्राफ। सही है, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कैसे सीखा था। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर को मैं डिग्रीज में रखूँगा क्योंकि मुझे ग्राफ जो है वो डिग्रीज में ही बनाना आता है, चाहे क्वेश्चन रेडियंस में हो फिर भी मैं डिग्रीज में ही बनाऊँगा।
टेबल पे गया मैं, 4 + 2 sin x लिख दिया मैंने। सही है। 0 to 360। स्टेप बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, 90 होता है, अनलेस x की जगह 2x लिखा हुआ। सही है। तो 90 का स्टेप बना दिया मैंने, तो मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब पहले पार्ट में जो है वो वैसे तो सिर्फ रेंज निकालनी है। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ से देख के y की वैल्यूज की रेंज बता सकता हूँ। सही है। क्या जा रहा है, मिनिमम 2 नज़र आ रहे हैं और मैक्सिमम 6 नज़र आ रहे हैं। अगले पार्ट में वैसे स्केच भी बनाना है, तो दोनों काम साथ ही हो सकते हैं। तो आपने कहा कि ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बट लेस देन और इक्वल्स टू 6। सही है। कैलकुलेटर रेडियंस में होगा, तो डिग्रीज में करो ना, मैंने डिग्रीज में रखा है सब कुछ। अगर तुम 0 to 360 रख रहे हो तो इसका मतलब तुम डिग्रीज प्रोग्राम कर रहे हो ना कैलकुलेटर के अंदर। सही है। मैं बाद में इरेज करके इसको खुद ही सिर्फ नीचे से एक्सिस चेंज कर दूंगा, तो ये डिग्री से रेडियन में चला जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगले पार्ट में स्केच भी बनाना है ना, तो स्केच कुछ ऐसा बनेगा। सही है, बन गया। फर्स्ट आखिरी काम क्या करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरा रेडियंस में है, तो तुम्हें भी यहाँ पे रेडियंस लिखने चाहिए। क्या 2π 360 तक ना। सही है। मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, नीचे से डिग्री से रेडियन कर दिया। कैसा ग्राफ भी हो गया, 3 पार्ट्स हो गए, आसान 3 पार्ट्स थे। सही है। अब जरा बोर्ड पे और से देख लो एक दफा, क्योंकि यहाँ पे वही जो फंक्शंस के ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे ये वो है। ये कहता है द फंक्शन g of x equals to a plus b sin x where a and b have the same values as found in part 1 for the domain pi over 2 is x is between pi over 2 and k। सही है। अब उसने कहा कि अब फंक्शन जो है वो 0 to 2π नहीं बनाना, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो पाई ओवर 2 से स्टार्ट हो, बाकी सब चीज़ें सेम है, पाई ओवर 2 से स्टार्ट हो और वो k पे ख़त्म कर दे। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g ऑफ x हैज एन इनवर्स। g ऑफ x हैज एन इनवर्स का क्या मतलब है कि वो फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए, और 1 to 1 होने का क्या मतलब है कि वो फंक्शन टर्न नहीं करे भाई। वो टर्न कर जाएगा तो वो 1 to 1 नहीं रहेगा। हमने कहाँ से शुरू किया, हमने कहा कि फंक्शन जो है वो पाई ओवर 2 से शुरू हो रहा है। फंक्शन पाई ओवर 2 से शुरू हुआ, चलता रहेगा। कहाँ पे रोकूं उसको, यहाँ पे रोक लूं भाई। अगर इससे आगे गया तो फंक्शन घूम जाएगा। कहाँ पे रोका है मैंने उमेर, मैंने रोका है 3π/2 पे। सो 3π/2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g ऑफ x हैज एन इनवर्स। वाई, बिकॉज इसके आगे जो है वो फंक्शन टर्न कर जाता है। अब बात यह है कि इससे पीछे भी k की वैल्यूज हो सकती थी, आप चाहते तो बीच में रोक देते फंक्शन को। सही है। एक मिनट।
तो ये मैं आपसे कह रहा था कि आप चाहते तो बीच में कहीं रोक देते फंक्शन को, सही, एल पे फिर भी 1 to 1 ही रहता अगर मैं बीच में भी रोक दूं, लेकिन वो फिर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के नहीं होती। लार्जेस्ट वैल्यू के कब होगी, जब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू पे जाके रोकूं कि भाई इसके आगे चलाऊंगा तो टर्न कर जाएगा फंक्शन। तो ये वही कहानी है जो आपने पहले सीखी थी। तो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के इज 3π/2। रेडियन में लिखना पड़ेगा, डिग्रीज में नहीं लिख सकता, डिग्रीज में दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। सही है। सो फंक्शंस की ये कहानी कि 1 to 1 कब होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी इंपॉर्टेंट है। सही है। मैं जो आपको बहुत सारे सवाल नजर आएंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस मिलके ही आता है। सही है। अब हाँ बिल्कुल, जीरो से स्टार्ट किया होता अगर उसने कहा होता है कि एक्स इज बिटवीन जीरो एंड समथिंग, जो अगले क्वेश्चन में है, तुम करके देखना फिर मुझे बताना। ओके। अब वो कॉस का फंक्शन है ना, तो जीरो पे यूं करके स्टार्ट होता है, वो आगे जाके सही है। सही क्वेश्चन हो गया। अब आप पहले मुझे वो किसी होमवर्क के सवाल में, बल्कि सही है, वो अभी नहीं आ रहा होमवर्क के सवाल में। सही है। थोड़ा सा और अब रिकॉल कर लेते हैं। अगला सवाल कहता है द फंक्शन f is such that f of x equals to a minus b cos x for x is between 0 and 360। अब डिग्रीज में ही हूँ भाई मैं, where a and b are positive constants, the maximum value is 10 and the minimum value is -2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब पिछले केस में क्या था, मैंने एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज बताई थी, आपने प्लग इन कर लिया था। इस बार सिर्फ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम बताई। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो हमने डेफिनेशंस लिखी थी बहुत सारी, एम्पलीट्यूड लिखा था, पीरियड लिखा था, फॉल्स एक्सिस लिखा था, उसमें ये मैक्सिमम और मिनिमम इस्तेमाल होते थे, अगर आपको याद हो तो। सही है। मैं पीछे जा रहा हूँ, एक दफ़ा पढ़ लो इसको ताकि ये बातें रिकॉल हो जाएं, और फिर मैं इस सवाल को दोबारा दिखाता हूँ। तीन चीज़ें थी ना, कहाँ गया भाई, पढ़ लो जल्दी से। सही है। फॉलोइंग नोट्स अप्लाई टू द ग्राफ्स ऑफ a sin bx and a cos bx plus c। सही है। a is a number being multiplied with the trigonometric function, it represents the amplitude। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। b is a number being multiplied with the angle x, it represents the number of cycles sin x or cos x will complete between 0 and 360। It can be used to calculate the period of a graph। पीरियड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द ग्राफ स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। सही है, ये डिटेल में आया था। फिर मैक्सिमम प्लस मिनिमम और किसके फॉर्मूला में इस्तेमाल होता है, फॉल्स एक्सिस के। फॉल्स एक्सिस क्या होती है, ऐसी लाइन जिसके इर्द गिर्द ग्राफ यूं स्नेक करता रहता है पूरा। सही है। फिर मैंने लिखा था रिमेंबर दैट ए बी सी कैन चेंज देयर पोजिशंस, दैट डज नॉट चेंज देयर इंटरप्रिटेशंस। हमने इंटरप्रेट उस हिसाब से करना है फिर। सही है। आ गए हम यहाँ पे वापस पेज नंबर 29 पे। सही है। अब हम देख लेते हैं। अब मैक्सिमम प्लस मिनिमम से एक चीज क्या निकलती थी, फॉल्स फॉल्स एक्सिस। तो इसमें ए फॉल्स एक्सिस है या बी फॉल्स एक्सिस है, ए फॉल्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि द नंबर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड इज द फॉल्स एक्सिस। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उमर, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सही है। सो फॉल्स एक्सिस हो जाएगी ए। फॉल्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, 4। सही। तो किसकी वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। बी की वैल्यू, बी इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, 6। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 6 कॉस एक्स। ओके, ये हो गया पार्ट 1।
पार्ट 2। अब इलाही, तुम मुझसे उस दिन ऐसे वाला सवाल पूछ रहे थे जिसमें सॉल्व द इक्वेशन थी, जब मैंने ग्राफ्स पढ़ाए थे, तो सही है, ग्राफ का तुम्हारे पास सवाल था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सी क्या बात है, तुमने लिखना है 4 माइनस 6 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल्स टू 6 cos x, cos x इक्वल्स टू 4 over 6। सही है। तो अब ये तो नॉर्मल बात है ना। क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट मार्क करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, या तो ए में आ सकता है या सी में आ सकता है। अल्फा निकालेंगे। कैलकुलेटर डिग्रीज में चाहिए, रेडियंस में चाहिए? डिग्रीज है। क्या आ रहा है cos इनवर्स ऑफ 2/3 फास्ट? 48.2। तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 48.2। क्वाड्रेंट 4 में आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 360 माइनस 48.2। सही है। सही है, 311.8। ओके। तीसरा पार्ट स्केच द ग्राफ है। अब आई एम अज्यूमिंग सबको स्केच बनाना आता है, तो मैं बार बार नहीं कर रहा। सही है। कैलकुलेटर पर इसी तरह टाइप करेंगे, 0 to 360 रखना है, ये तो सिंपल सा सवाल है, स्टेप भी 90 का ही है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, मैं आपको आगे लेके चलूंगा अभी। सही है। एक मिनट रुक, कर लो, जल्दी करो, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज ये ट्रिग्नोमेट्री सारा खत्म हो जाएगा। सही है। चलो अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये करते हैं सवाल, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दोबारा जाएंगे, उनके सवाल करेंगे। सही है। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें फिर कवर हो जाएंगी। ओके, द फंक्शन f is defined by f of x equals to 4 sin x minus 1 for x is between minus pi over 2 and pi over 2। सही है, यानी कहाँ से कहाँ तक है? -90 से 90 तक भाई, थोड़ा सा अनयूजुअल इस केस में है। सही है। करना वही है, स्टेट द रेंज ऑफ f। तो मैं स्केच बनाए बगैर आपको रेंज नहीं बताता यूजुअली, और आगे देख लो उमर सवाल में पूछा हुआ भी है स्केच, तो दोनों काम ही कर लो भाई, या तो पार्ट 3 पहले जाके कर लो, बाद में पार्ट 1 कर लेना, योर कॉल, इट डजेंट मैटर। सही है, मैं दोनों काम साथ ही कर लूँगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें नेगेटिव भी बनाना है ना। इसको थोड़ा सा सही से बनाओ, क्योंकि शायद एक्स इज नहीं, एक्स के साथ -1 नहीं है, इलाही है, -1 सेपरेट है, फॉल्स एक्सिस है 1, -1 फॉल्स एक्सिस है। सही है। 4 sin x -1। सही है। ग्राफ में हमेशा डिग्रीज में ही बनाता हूँ मैं, रेडियंस में नहीं बनाता। सही है। लेकिन मुझे पता है कि वो बाद में चेंज हो रहा था, -5 -1 और 3, तो ऐसे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -5 से लेके 3 तक। सही है।
इसको 2 4 6 कह देते हैं और 2 और 4 कह देते हैं। ये -90 कर लेते हैं, या 90 कर लेते हैं। सही है। -5 फिर -1 है ना बीच में, 0 पे -1 है और 3। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। सही है। ये ऑब्वियसली पूरा ग्राफ अगर आगे बनाते ना तो ये यूं करके बन रहा होता, पीछे भी यूं करके जा रहा होता। ओके, साइन का ग्राफ है ना, तो ये बेसिकली उसके हाई और लोज आ गए। अब एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, आप लोग यूं स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। शुड रियलाइज इट्स अ साइन एक्स ग्राफ, थोड़ा सा कर्व तो कहीं नजर आना चाहिए ना। और ऑब्वियसली बात क्या थी कि कर्व जो है वो यूं करके होगा, यूं करके नहीं होगा, वो टैन का होता है। सही है। तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, कर्व्स नजर आने चाहिए, वरना ग्राफ जो होगा वो गलत हो जाएगा। सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच ग्राफ इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी y इंटरसेप्ट बताना है और x इंटरसेप्ट बताना है। y इंटरसेप्ट कैसे बताते हैं, x को 0 रखते हैं, रख दो x को 0, 4 sin 0 -1, तो -1 ही आ रहा है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0, सही है, y को 0 रखो, 0 इक्वल्स टू 4 sin x -1। अब क्या करूं, सॉल्व करूं साइन एक्स के लिए, भाई 1 आ जाएगा, ओवर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स। सही है। और मतलब यहाँ पे तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा है ना कि ये जो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट था, तो तुमने पार्ट 3 बनाने का तुम्हें फ़ायदा पहले ये हो रहा है कि ये तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट नज़र आ रहे हैं, यानी पहले क्वाड्रेंट में, यानी तुम्हारा आंसर पहले ही क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा भाई क्वाड्रेंट 1 में ही आंसर नज़र आ रहा है। अगर पीछे नज़र आ रहा हो तो नेगेटिव साइकिल का आंसर देना पड़ता फिर मुझे। सही है। तो नेगेटिव साइकिल के लिए जो सारी हमने प्लानिंग की थी वो हम वही करते हैं। अभी नहीं करना कुछ भी, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/4। कैलकुलेटर किस मोड में, रेडियन में। सही है, रेडियन में भाई। क्या आ रहे हैं, 25 आगे, 253, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देने होंगे अली। सही है। एंगल्स इन डिग्रीज आर 1 डेसिमल प्लेस एंड एंगल्स इन रेडियंस आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट 3 डेसिमल, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। सही, तो मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट भी बता दिया और वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया। फिर था स्केच द ग्राफ, वो मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि मुझे रेंज निकालनी थी। फिर उसने कहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स स्टेटिंग बोथ द डोमेन एंड रेंज। अगर उससे पहले एक और पिछले केस में जैसे सवाल था, स्टेट विद द रीजन वेदर एफ हैज एन इनवर्स, तो मैं अगर आपसे पूछूं स्टेट विद द रीजन वेदर एफ हैज एन इनवर्स, क्या बताएंगे मुझे, इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है? है, क्यों? 1 to 1 है भाई, ये टर्न नहीं हो रहा है ना, टर्न नहीं हो रहा, टर्निंग पॉइंट दोनों बाउंड्रीज पे ही है, तो इट्स अ 1 to 1 फंक्शन। हर एक्स के लिए एक ही वाई है, हर वाई के लिए एक एक्स भी है। ओके, सो अगर वो पार्ट होता तो मैं ये कह देता। सही, मैंने आपको पहले भी बताया फंक्शंस में कि उस सवाल का आंसर हमेशा एक ही होता है, स्टेट वेदर एफ हैज एन इनवर्स, इफ द आंसर इज यस बिकॉज इट इज 1 to 1, नो है तब भी बिकॉज इट इज नॉट 1 to 1, और कोई इसका आंसर होता ही नहीं कभी। सही है। और कैसे डिटर्मिन करना है भाई, टर्निंग पॉइंट इंक्लूड हो रहा है तो नहीं है इनवर्स, टर्निंग पॉइंट दोनों बाहर हैं तो इनवर्स पॉसिबल है। अब मुझे इनवर्स आपको निकाल के दिखाना है ना, वही प्रोसेस है भाई, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। y+1 4 sin x, y+1/4 sin x। साइन को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। सही है।
ओके, तो ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। डोमेन और रेंज बतानी है आपने मुझे। डोमेन क्या होगी भाई इसकी, जो उसकी रेंज होगी, एक्स इज बिटवीन -5 and 3 पहले लिखी थी, और रेंज जो उसकी डोमेन होगी। सही है। अब इलाही हासिल एक डिफिकल्ट जो इसका पार्ट है ना, वो इस सवाल के अंदर नहीं है। एक रीसेंट पास पेपर का सवाल है, आई थिंक 2022 का है, जिसमें tan x का ग्राफ बनाना है इसी तरह का, और फिर इसी एक्सिस के ऊपर उमर उसने कहा है कि इस पर इन्वर्स का भी ग्राफ बना। अब इन्वर्स का ग्राफ बनाने में चैलेंज क्या होता है, ये जो -π/2 अब y एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा, तो -π/2 कितना होता है 1.57। तो इस कोऑर्डिनेट को उल्टा करके जब प्लॉट करना पड़ेगा इलाही तुम्हें, तो तुम कंफ्यूज काफ़ी होगे कि इसका कोऑर्डिनेट है अभी -1.57, -5 -5, है ना। अब तुम यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अब तुम्हारी एक्सेस जो चल रही होगी वो पाई के फॉर्म में चल रही होगी, तो तुम्हें -5 प्लॉट करना है। -5 कहाँ प्लॉट होगा, तो तुम्हें बार बार ये सोचना पड़ेगा कि भाई पाई जो होता है वो 3.142 होता है, π/2 क्या होता है 1.57 होता है। सही है। फिर 3π/2 क्या होता है, यानी 5 कितने टाइम्स पाई होगा। वो मुश्किल सवाल है, तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। सही है, अगर मैंने एक्सेस बना के दी हुई होती तो मैं आपसे वो ज़रूर प्लॉट कराता, बट वो रीसेंट पास पेपर में आएगा। जब हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। सही है। तो एग्जामिनर हर साल जो है ना, इन द रीसेंट पास पेपर्स हमें ये नज़र आया है कि पुराने क्वेश्चन उठाता हो, पुराने क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन टेक्निकली यही वाला है, सिर्फ tan उसमें सब्सटीट्यूट हुआ है, लेकिन उसने ये एक एडिशनल आपके लिए कॉम्प्लिकेशन डाल दी। हाँ, उस क्वेश्चन में एटलीस्ट एक्सेस बनी हुई है, वो कहते हैं ऑन द सेम एक्सेस ड्रॉ। अब मेजॉरिटी जो सवाल है उनमें एक्सेस बनी हुई है। सही है। तो लेकिन कॉम्प्लिकेशन फिर ये है कि प्लॉटिंग इस तरीके से हुई हुई है। ओके, सही है। ये काम खत्म हुआ मेरा ट्रिग्नोमेट्री का। अब वॉल्यूम 1 में मुझे जाना पड़ेगा ना, वो जो आप लोगों के पास नहीं होगी, अब बाद में जाके उसको PDF से देख लेना। सही है, क्योंकि ये बात मुझे याद आ गई कि मैंने वो नहीं कराया, तो मैं करा ही दूँ, क्योंकि आज जितना टाइम बचा है उसमें मैं कोई नया टॉपिक आपको नहीं स्टार्ट करा पाऊँगा। क्या वॉल्यूम 1 का पेज नंबर ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके, सो आई हैव एग्जाम्पल 23, पेज नंबर है 116। सही है, मैं इसके सिर्फ पार्ट बी आपको करा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी कम है। सही है, फिर मुझे एक और पार्ट भी आपको दिखाना है। उसने कहा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज cos थीटा। सही, यानी ए जो है वो cos थीटा है, अगर आपको याद हो फर्स्ट टर्म को ए कहते थे। एंड द सेकेंड टर्म इज cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। टर्म 2 जो है वो cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, where theta is between 0 and pi. The sum of the first 13 terms is 52. सही है। Find the possible values of theta. अब सम का फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, सम का फॉर्मूला हमने सीखा था n/2 2a plus n minus 1d। सही है, ये 50 और ये सम का फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा 52, n कितना है 13, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। ए मैंने आपको बता दिया था 2 cos थीटा, ए फिर से n फिर से 13 है,
व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे लाई? हम कहते थे कॉमन डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड टर्म 2 माइनस टर्म 1 करते हैं, कोई भी दो सबट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा। टर्म 2 कितनी है? cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। टर्म 1 कितनी है? cos थीटा माइनस cos थीटा हो गया। तो कितना बचा कॉमन डिफरेंस? साइन स्क्वायर थीटा बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। सही है। मेरी आदत ये है कि मैं ये नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सही। वैसे तो 13 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आसान बन रहा है, क्योंकि 13 टाइम्स 4 इज 52। तो मैंने पूरा रेसिप्रोकल कर दिया दूसरी साइड पे। सही है। यहाँ पे मुझे मेरे पास बचा है 2 cos थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। 13 टाइम्स 4 8। ऐसा ही है। ओके। सबको एक साइड पे पहले ले आऊं। लेकिन अभी मुझे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नजर आ रहे हैं। हमने क्या सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना तो एक होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? सही है। अर्दिला में बता रहा है कि सर आपने आइडेंटिटी सिखाई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सही है। क्वाड्रेटिक बन रहा है। वैसे मुझे वैसे इस साइड पे लाना पड़ रहा है सबको। सही है। फाइनल ये बन जाएगा। तुम बता रहे हो क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। क्या आ रहे हैं? फिर वही काम, ए और सी। अल्फा बता दो रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन रेडियंस में। 0.841। ज़्यादा ही लंबा सवाल हो गया ये। नीचे जगह भी नहीं है। 0.841। तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आ रहा है 0.841। क्वाड्रेंट 4 में आंसर निकालने की ज़रूरत है। 0 टू पाई है सिर्फ। सही है। तो आउटसाइड डोमेन। तो ये कोई नेगेटिव एंगल नहीं है, तो इसलिए मैं कर भी नहीं रहा। ओके। वैसे तो निकाल के डिस्कार्ड कर दो, लेकिन डिस्कार्ड करना फिर याद रहना चाहिए। ओके। ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में? एस और टी में। cos इनवर्स ऑफ हाफ पाई ओवर 3। क्वाड्रेंट 2 इज पाई माइनस पाई। क्वाड्रेंट 3 आउटसाइड डोमेन। तो क्या था? टू वैल्यूज ऑफ थीटा था ना। Find the possible values of theta. So the possible values of theta are 0.841 and 2 pi over 3. ओके। तो अब देखो क्या किया एग्जामिनर ने, उसने दो टॉपिक्स एक ही उसमें कंबाइन करके आपको दे दिया। अब इस चैप्टर को उम्र तुम उठा के देखोगे ना, तो देयर इज अ फेयर चांस के ट्रिग्नोमेट्री का ऑन इट्स ओन जो सवाल होगा वो स्केच वाला होगा। उसमें कोई दोबारा से इक्वेशन सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, स्केच वाला कराऊंगा। फिर स्केच के साथ क्या मिला दूंगा? ट्रांसफॉर्मेशंस भी मिला दूंगा। तो इसलिए ये जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, अभी आप वॉल्यूम 2 को मिला के देखेंगे तो आई थिंक मैंने 15 चैप्टर बनाए हुए। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इन 15 चैप्टर्स में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं 90% जो है वो पेपर में ज़रूर टेस्ट होंगे। कोई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रह जाते हैं, वरना मेजॉरिटी जो होता है आप लोगों का ये जनरली सवाल होता है एग्जाम से पहले कि सर प्रिडिक्ट तो करेंगे पेपर में क्या आने वाला है। मैथ के पेपर में कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गोइंग टू टर्न अप। ओके। ओके। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, एक और सवाल मुझे आपको दिखाना है, उसमें भी एक बात बताने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के उससे, और फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। अगर आपने होमवर्क के क्वेश्चंस ये वर्कशीट्स नहीं सॉल्व की हुई, प्लीज़ गो बैक एंड स्टार्ट सॉल्विंग। हम अभी
फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वो एक मिड टर्म करेंगे, जितना पढ़ा होगा तब तक वो सब कुछ आएगा। सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये भी अरिथमेटिक है, मुझे एक ज्योमेट्रिक का कराना है, मैं ज्योमेट्रिक देख रहा हूँ। ये हो गया, ये तो कर लेंगे। ये पेज 133 और मैं आपके लिए पार्ट बी सिर्फ कर रहा हूँ। पार्ट 1 में फिर से अरिथमेटिक है, तो आप वो करके देखिएगा। पार्ट बी में आपको करके दिखा रहा हूँ बिकॉज उसमें मुझे एक बात आपको बतानी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं जो है ना थोड़ा सा गेस वर्क भी करूँगा, सही है। उसने कहा था फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 1 and 1/3 tan square theta. अब ज्योमेट्रिक है, a r square and so on, okay, where theta is between 0 and pi/2. Find the set of values of theta for which the progression is convergent. Convergent का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था सम टू इन्फिनिटी उन प्रोग्रेशंस का निकलता है जिनका r जो होता है वो बिटवीन -1 and 1 होता है। उन्हीं प्रोग्रेशंस को कन्वर्जेंट कहा जाता है। कन्वर्जेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही होती है। वैल्यू पे कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि उनकी बड़ी वैल्यूज अगर आप निकालें तो वो जीरो पे कन्वर्ज कर रही होती हैं, तभी उनका सम टू इन्फिनिटी निकाला जा सकता है। ये सारी डिटेल हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लेक्चर में देखी थी, सही है। अभी कन्वर्जन का मैंने सिर्फ आपको वो बता दिया कि उसका अलजेब्रिक मतलब क्या होता है कि r शुड बी बिटवीन -1 and 1। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ कि r कैसे निकलता है? r निकलता है टर्म 2 डिवाइडेड बाय टर्म 1। व्हाट इज टर्म 2? 1/3 tan square theta। व्हाट इज टर्म 1? 1। तो r जो बन गया वो 1/3 tan square theta बन गया, सही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि r क्या होना चाहिए? r जो होना चाहिए वो बिटवीन -1 and 1 होना चाहिए, ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमने कई क्वालिटीज़ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। अर्दिल हम पहले आसान वाला पार्ट देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा से मैं राइट हैंड साइड अभी पिक कर रहा हूँ, सही है, राइट हैंड साइड। मैंने अभी -1 को इग्नोर किया। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। फिर क्या हो जाएगा? रूट, अब tan थीटा इज लेस देन √3, सही। मैं प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहा? डोमेन दी हुई है भाई 0 to π/2, पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना, तो फिर बेकार है नेगेटिव को कंसिडर भी करना। कुछ और दिया होता मैंने, सही है, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का दिया होता तो फिर से सोचना पड़ता, लेकिन tan थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर से सोचने की जरूरत नहीं, सही है। सो देयर आर हिंट्स इन द क्वेश्चन, सही। tan थीटा इज लेस देन √3, tan इनवर्स ऑफ √3 बताओ। π/3 आएगा मेरे ख्याल से, π/3। सो tan इनवर्स ऑफ √3 इज π/3, सही है। तो थीटा की एक बाउंड्री आपके पास आ गई कि थीटा इज लेस देन π/3। अब आप कहेंगे अगर आपने -1 को कंसिडर नहीं किया, बिल्कुल मैंने कंसिडर नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? ये देखें, tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन -3। इलाही क्या मैं रूट लगा सकता हूँ? तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं रूट नहीं लगा। रूट ऑफ -3 तो कोई आंसर नहीं आएगा ना, कैलकुलेटर एरर दे देगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, सही है। अब दूसरी बाउंड्री कहाँ से आई? मैंने ये तो कह दिया कि थीटा इज लेस देन π/3। एक बाउंड्री क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से कम तो नहीं हो सकता। अब अगर आपने सिर्फ थीटा इज लेस देन π/3 लिखा, इसका मतलब आप ओपन रखने के शायद नेगेटिव भी जाना हो, नहीं जाना नेगेटिव ना, थीटा हैज टू बी
लेस देन पाई ओवर 3 बट 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें, सही है, लेकिन है ये 2 ही मार्क का। टेक्निकली वैसे आंसर के ही 2 मार्क होंगे, सही आंसर दिया तो सही है, नहीं दिया तो नहीं है, सही है। सो इस सेंस में थोड़े से चैलेंजिंग है। आपको हर पेपर के अंदर 3 से 4 मार्क ऐसे नजर आएंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। रिसेंट में भी देख लो, वो जो टैन वाले ग्राफ बता रहा हूँ ना मैं, वो उस पेपर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, सही है। और वो क्या होता है, दैट इज जो आप ए स्टार पे तो सभी पहुंच चुके होते हैं ना, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिर्फ एक निकल तो सही है, आपके 71 72 आ गए, मैं वो बता रहा हूँ कि आप ए स्टार पे तो पहुंच सकते। क्वेश्चन के एक डिफरेंस रखा जाता है कि भाई बहुत मुश्किल सवाल अगर दे दिया पेपर में तो कौन सा बच्चा सॉल्व करता है, सही है। सो ओनली सम विल बी एबल टू सॉल्व इट, उसमें परेशान नहीं होने, सही सवाल 2 मार्क का सिर्फ, ओके। फिर क्या, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सम टू इंफिनिटी वेयर थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर सम टू इंफिनिटी। तो सही बात है, a ओवर 1 माइनस r। a बता सकते हो मुझे, a क्वेश्चन में 1 है और r अभी आपने निकाला 1 ओवर 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या वैल्यू लगा दोगे, पाई ओवर गई है, बस कैलकुलेटर पे लिख के कंप्यूट कर लो, और कुछ नहीं करना। तो अगले 2 मार्क्स सिंपल हैं, देखो, सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री और एपीजीपी को मर्ज करने का मकसद क्या होता है, सारे क्वेश्चंस को एक साथ टेस्ट करना, ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड किए जा सके। तो अगर आपने ये भी सवाल देखें, पेपर को उठा लीजिएगा जून 12 का, इसमें आपको फिर और कोई सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ऑन नजर आएगा, सही है। अरिथमेटिक ज्योमेट्री का अलग से नहीं नजर आएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे टेस्ट हो गए, ओके। चलिए जी, दैट्स द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मेजर स्टार्ट करेंगे, सही है। वो टॉपिक है नॉट वेरी टॉपिक, आई थिंक 2 क्लासेस हो जाएगा, फिर के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन।